गुमराह एपिसोड 304। इतनी देर में हम दोनों अपनी तरफ के दरवाजे खोल चुके थे। वो दोनों जैसे ही लपकते हुए नजदीक आए, हमने एक साथ पूरी कुव्वत से दरवाजे खोलकर उनसे टकरा दिए। वो इस अचानक हादसे के लिए तैयार नहीं थे। टक्कर लगने से तवाज़ुन खो बैठे। फिर इससे पहले कि वो संभल कर सीधे होते, हम तेजी से बाहर निकलकर उन पर टूट पड़े। मैंने निकलते ही अपने मुकाबिल के मुंह पर एक हाथ मारा और दूसरा हाथ उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर मारकर उसके हाथ से रिवॉल्वर निकाल लिया। इसी लम्हे वो दोनों जो नशेब में उतरे थे, यूं एक साथ उछलकर सड़क के किनारे आ गिरे, जैसे किसी ताकतवर स्प्रिंग ने उन्हें उछाल फेंका ऊपर। वो संभल कर उठ रहे थे कि मैंने अपने मुकाबिल को दोनों हाथों पर उठाकर उन दोनों पर फेंक दिया। वो उठते उठते दोबारा ढेर हो गए जमीन पर, और वो जिसे मैंने उन पर फेंका था उनके ऊपर से फिसलकर नशेब में लुढ़क गया। मैंने उसके हाथ से गिरा हुआ रिवॉल्वर तलाश करने के लिए इधर उधर देखा। आसिया ने फौरन कहा, वो मेरे पास है भाईजान, आप उसे तलाश करने में वक्त ज़ाया ना करें। उसने रिवॉल्वर गिरते ही कार से निकलकर अपने कब्जे में कर लिया था और उसे हाथ में लिए कार से टेक लगाए खड़ी थी। मैं उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हो गया जिन्हें फातिमा ने नीचे फेंका था। वो इतनी देर में संभल कर खड़े हो गए थे, और अगर मुझे उनकी तरफ मुतवज्जो होने में एक लम्हे की भी देर हो जाती तो वो मुझे रगेद के रख देते। उन दोनों ने एक साथ मुझ पर छलांग लगाई थी। मैं उन्हें छलांग लगाते देखकर झुकाई दे के एक तरफ हो गया। वो दोनों अपने ही जोर में एक दूसरे से टकरा कर औंधे मुंह नीचे जा गिरे। उनके सर बुरी तरह पुख्ता सड़क से टकराए थे, लेकिन गिरते वो पलटा खाकर सीधे हो गए। मैंने बिजली की सी फुर्ती से झपटकर एक के मुंह पर ठोकर मार के दोबारा गिरा दिया और दूसरे का हाथ थामकर मखसूस अंदाज में दबाव डालते हुए झटका दिया। चट की आवाज के साथ उसके हाथ का जोड़ कोहनी पर से उखड़ गया और वो चीख मारकर उखड़ा हुआ हाथ दूसरे हाथ से दबाकर सड़क पर लौटने लगा। इस असना में उसका दूसरा साथी अपने लहूलहान चेहरे की परवाह किए बगैर उठकर मेरे मुकाबिल खड़ा हो चुका था। उसके माथे और मुंह से खून बह रहा था। आंखें उसकी जंगली कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थीं। वो किसी खूंखार चीते की तरह गुर्राता हुआ मुझ पर झपटा। वो अपने होशो हवास में नहीं रहा था। मैंने उसे यूं दीवानों की तरह अपने ऊपर झपटते देखकर अपनी जगह छोड़ दी, और जैसे ही वो मेरी जद में आया उसकी टांगों में अपनी बाएं टांग अड़ा दी। वो उछलकर आगे गिरा, मगर आगे हमारी कार खड़ी थी। उसका सर पूरे जोर से कार की खिड़की से टकरा गया। मैंने झपट कर उसका हाथ थामा और दूसरे लम्हे वो किसी ज़िबा होते बकरे की तरह चिल्लाता हुआ अपने उखड़े हुए हाथ को घुटनों में दबाए सड़क पर लौट रहा था। उन दोनों से निमटकर मैंने सर उठाया तो मुझे फातिमा नशेब से ऊपर आती दिखाई दी। उसने ऊपर आकर अपने दोनों हाथ झाड़ते हुए कहा, अच्छा तो आपने भी इन दोनों का काम कर दिया है। वो चौथा किधर है? ये इधर लेटा हुआ है। बेचारे को बहुत नींद आ रही थी, शायद कच्ची नींद से जगा कर लाए थे ये लोग उसे। शराफत ने जवाब दिया। मैंने फातिमा से पूछा, उसका क्या बना जिसे नीचे भेजा था मैंने तुम्हारे पास? बनना क्या था उसका? वो नीचे पड़ा है एक छोटे से गड्ढे में। मेरा ख्याल है इन तीनों को भी वहीं डालाते हैं हम, ताकि एक दूसरे के ये काम आ सके, दुख बांट सके आपस से मिलजुल कर। तुम ठीक कहती हो, लेकिन नीचे डालने के बाद इन चारों की मुश्किल जरूर आसान कर देना। इतनी हमदर्दी तो तुम जरूर करोगी इनसे। इन्हें सिसक कर मरने के लिए ना छोड़ो। चारों के सीने में एक एक गोली उतार दो। मैंने फातिमा से कहा, मगर गोली कैसे मारेंगे हम इन्हें? हमारे पास तो कोई हथियार नहीं है। फातिमा ने कहा, इन चारों के रिवॉल्वर किस काम आएंगे? इस बुरे वक्त के लिए तो ये रिवॉल्वर साथ लेकर निकले थे अपने। मैंने कहा, एक रिवॉल्वर तो मेरे पास है, एक उधर शराफत भाई की तरफ वाले का शायद उनके पास होगा। आसिया ने करीब आकर कहा, हाँ ये उधर भी पड़ा हुआ एक रिवॉल्वर फातिमा बहन, साइलेंसर चढ़ा हुआ इस पर। शराफत अली ने उधर से आवाज देकर कहा, बकिया इन दोनों के रिवॉल्वर दिखाई नहीं दे रहे, शायद नशेब में गिरे होंगे। आसिया मेरे हाथों मार खाने वालों की तरफ इशारा करके बोली, जब ये नीचे से उछल कर गिरे थे यहाँ तो इनके हाथ खाली ही थे उस वक्त। मैंने कहा, लानत भेजो इन पर, ये दो ही बहुत हैं, सिर्फ 4 गोलियां ही तो चाहिए हम इनके लिए। हमने उन तीनों को बारी बारी हाथों और पैरों से पकड़कर उठाया और झूले देकर नीचे फेंक दिया। वो दोनों जिनके हाथ मैंने उखाड़ दिए थे बहुत चीखे चिल्लाए, तड़पे मचले, मगर हमने उन्हें उठाकर फेंक दिया। इस काम से फारिग होकर मैं और शराफत अली रिवॉल्वर लेकर नशेब में जाने लगे थे कि फातिमा ने कहा, 1 मिनट ठहरे जनाब आली, कोई गाड़ी आ रही है इधर। मैंने गर्दन मोड़कर उधर देखा जिधर से हम आए थे। उसी तरफ से कार की करीब आधी रोशनियां दिखाई दे रही थी। कार खासी दूर थी। हल्का हल्का उजाला फैलने लगा था, लेकिन अभी इतनी रोशनी नहीं थी कि दूर की चीज साफ तौर पर देखी जा सके। लेकिन जैसे जैसे वो कार करीब आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता साफ और वाज़ेह होती जा रही थी, और फिर हमने उसे पहचान लिया। वो आइज़क की वही सया मर्सिडीज थी जिसके ताक़ुब में हम एयरपोर्ट से चले थे। शायद उसे काफी आगे जाने के बाद यह एहसास हुआ था कि उसके पीछे आने वाली कार गायब है, लिहाजा वो उसे तलाश करने के लिए वापस पलटा था और ढूंढता हुआ इधर आन निकला था। उसकी कार को पहचानते ही मैंने आसिया और फातिमा से कहा, तुम दोनों जल्दी से गाड़ी में घुस जाओ, इसकी मौत शायद इसे इधर खींच लाई है। शराफत अली, तुम भी कार में जाकर बैठो, ये मुझे अकेले देखेगा तो गाड़ी रोककर नीचे उतर आएगा, फिर इसकी मौत यकीनी समझो। वो तीनों जल्दी जल्दी कार में जा घुसे।
आइजक की कार तेजी से आगे बढ़ती चली आ रही थी और अब वो इतनी करीब आ चुकी थी कि उसके ड्राइवर को मैं बखूबी देख सकता था। आइजक और आलिया अकबी सीट पर थे और आइजक खिड़की से सर बाहर निकालकर मुझे देख रहा था। शायद वो हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ पुश्त पर कर लिए थे ताकि मेरे हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर उसको दिखाई ना दे, लेकिन वो इसराइल ज़्यादा मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा यार था। उसने मेरे करीब आकर कार रोककर नीचे उतरने के बजाय कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर मेरे पास से गुजरते हुए मुझे गोली मारने का इरादा किया था। उसकी कार की रफ्तार सुस्त होने लगी थी और उसकी तमाम तर तवज्जो मुझ पर मरकूज थी। मैं टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं उसके हाथ की हरकत को ना देख सका जिसमें उसने रिवॉल्वर थाम रखा था। वो उस हाथ को आहिस्ता आहिस्ता बाहर लाकर मुझ पर गोली चलाना ही चाहता था कि अचानक उसके हाथ से रिवॉल्वर उछलकर दूर जा गिरा और उसने जल्दी से अपना हाथ कार के अंदर खींच लिया। उसके साथ ही उसकी कार की रफ्तार तेज हो गई। मैं समझ ही ना सका कि ये हुआ क्या है अचानक, लेकिन उसकी कार की उस खिड़की से जहां चंद लम्हे कबल उसका चेहरा नजर आ रहा था, खून की लकीर नीचे की तरफ बहती देखकर मुझे ये अंदाजा जरूर हो गया कि उसे किसी ने बेआवाज रिवॉल्वर से निशाना बनाने की कोशिश की है। ये बेआवाज रिवॉल्वर यहाँ मेरे और शराफत अली के सिवा किसी और के पास नहीं थे और जाहिर है कि मैंने उस पर गोली नहीं चलाई थी। मैंने झिंझलाकर शराफत को देखा, मगर वो आइजक की कार को फरार होते देखकर अपनी कार उसके ताक़ुब में दौड़ा चुका था। मैं जल्दी से उस कार में जा घुसा जिसमें आइजक के आदमी हमारा ताक़ुब करते हुए वहां तक आए थे। दूसरे लम्हे मैं भी उनके पीछे पूरी रफ्तार से कार को दौड़ा रहा था, लेकिन हमारी वो हल्की फुल्की जापानी कारें मर्सिडीज बेंज की रफ्तार का मुकाबला कहाँ कर सकती थी। मिनटों में आइजक की गाड़ी हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल गई और फिर जल्दी वो हमारी नजरों से ओझल हो गई। हम नेशनल स्टेडियम तक पूरी रफ्तार के साथ अपनी कारें दौड़ाते रहे और फिर मायूस होकर स्टेडियम के सामने शराफत अली ने अपनी कार रोक दी। मैंने भी उसके बिल्कुल पीछे कार रोक दी और फिर उसमें से बाहर निकलकर अपनी वाली कार में जा घुसा। उस कार को साथ लिए फिरना हिमाकत ही था। मैं कुछ आइजक की फितरत से वाकिफ हो चुका था। वो घर पहुंचते पुलिस को उस कार की गुमशुदगी की इत्तला देकर हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर देता, लिहाजा उसे जान छुड़ा लेना ही बेहतर था। शराफत अली ने मेरे बैठती कार को दोबारा आगे बढ़ा दिया। मैंने उसे सरजनिश करते हुए कहा, ये तुमने क्या हिमाकत की थी भाई? उसकी गाड़ी रोककर नीचे उतरने का इंतजार भी नहीं किया और गोली चला दी उस पर। ये क्या कह रहे हो तुम? वो हैरत से बोला, तुम उसके कार से उतरने की आस लगाए हुए थे और अब तक यही समझ रहे हो कि वो तुम्हारे करीब आकर कार रोककर बाहर आ जाता गाड़ी से। मेरे भोले बादशाह, अगर एक लम्हा भी उसे और मिल जाता तो उसकी चलाई हुई गोली तुम्हारा सीना छेद चुकी होती और तुम खाक और खून में लौट गए होते। शुक्र करो कि मेरी नजर पड़ गई इन वक्त पर उस पे। तो क्या वो चलती कार में से मेरा निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था? मगर किस तरह? मैंने तो देखा ही नहीं कुछ। शराफत बोला, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हाथ को सिर्फ इतना बाहर लाया था कि गोली चला सके तुम पर। तुम उसे देख रहे थे, तुमने उसके हाथ की पोशीदा हरकत नहीं देखी। उसने बड़ी मक्कारी से काम लिया था। मुझे फातिमा ने उस तरफ मुतवज्जो किया, वरना मैं भी ना देख पाता। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लेकर कहा, बड़े ही मक्कार दुश्मन से वास्ता पड़ा है। उसके सामने से हटने के बाद हर बार एक नई जिंदगी पाने का एहसास होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है जनाब अली, उसकी अय्याराना चालों को समझने के लिए उसी जैसा मक्कार और अय्यार होना जरूरी है। हाँ, और तुमने हमारे अंदर की ये कमी पूरी कर दी है। आखिर तुम भी तो उसी स्कूल की निकली हुई हो जहाँ उसने मक्कारी का सबक पढ़ाया है। तुम्हारा और उसके उस्ताद तो एक ही है ना, इसीलिए तुम उसकी हर चाल उसे लौटा देती हो। वो मुस्कुराकर खामोश हो गई, फिर मौजू बदलते हुए बोली, हम उन चारों सुरमाओं को यूं ही पड़ा छोड़ा है। जल्दी में उन्हें मौत की नींद सुलाने का मौका भी ना मिल सका हमें। उनकी जिंदगी अभी बाकी थी, कुछ दिन की और मोहलत है उनके पास। हाँ, शायद ऐसा ही है। वैसे जो हाल हमने कर दिया उन लोगों का, वो उसे भूल नहीं सकेंगे कभी भी। मैंने जवाब दिया। आसिया बोली, ऐसा ना हो कि वो लोग कोई मुसीबत खड़ी कर दे हमारे लिए। उन्हें यूं नहीं छोड़ना चाहिए था। आसिया बीबी, जब ऊपर वाले का बुलावा ही ना आया हो तो आदमी के करने का कोई काम नहीं है ये। हमने बहुत चाहा था और अगर वो आइजक ना आ गया होता तो उन चारों के दिलों को भी छेड़ डालते हम, लेकिन उस मालिक की मर्जी नहीं थी। लिहाजा अब उन चारों का ख्याल दिल से निकाल दो। और मुसीबत वो हमारे लिए क्या खड़ी करेंगे? अभी तो उन्हें कुछ दिन इस मुसीबत से छुटकारा पाने में ही लग जाएंगे जिसमें हम उन्हें मुब्तला कर आए हैं। ये कोई मसला नहीं है हमारे लिए। मसला तो ये कि अब आइजक को कहाँ तलाश किया जाए। वो किसी चिकनी मछली की तरह हर बार हाथ में आकर फिसल जाता है। अब कोई ऐसा इंतजाम करने की जरूरत है कि आइंदा वो कभी हाथ में आने के बाद फिसल ना सके। उसकी चिकनाहट दूर करना होगी किसी तरह। उसका तो बस एक ही तरीका समझ में आता है भाईजान, बस इसी तरह इस किस्से को खत्म किया जा सकता है। आसिया बोली, कौन सा तरीका तुम्हारी समझ में आया है? मुझे बताओ। सिर्फ एक तरीका है, हम में से हर शख्स हथियार हमेशा और हर जगह अपने पास रखे और जिसे भी वो जहां भी दिखाई दे उसे फौरन गोली मार दी जाए, वक्त और मौके का ख्याल किए बगैर, इस बात की परवाह किए बगैर कि खुद गोली मारने वाले का अंजाम क्या होगा। तुम्हें पता नहीं है आसिया, हम में से हर शख्स उसके लिए ऐसा ही जज्बा रखता है। हर कोई अपनी जान पर खेलकर बस उसकी जान लेना चाहता है, मगर वो लोमड़ी की औलाद हर मर्तबा किसी न किसी वजह से बचकर निकल जाता है। शराफत अली ने जवाब दिया,
پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی آئزک کا وقت پورا نہیں ہوا۔ آسیہ بولی، ہاں یہ بالکل ٹھیک کہا تم نے، مگر ایک بات سن لو میری، اس کی موت لکھی ہمارے کھاتے میں گئی ہے۔ جب بھی اسے موت کا مزہ چکھنا ہوگا ہمارے ہی ہاتھوں چکھنا ہوگا، اسی لیے ہم اس کی طاق میں رہتے ہیں ہر دم۔ میں نے کہا۔ گھر واپس پہنچتے ہی فاطمہ ٹیلی فون پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی جگہوں پر ٹیلی فون کر کے عالیہ اور آئزک کے بارے میں معلوم کیا، مگر ہر جگہ سے اسے ایک ہی جواب ملا، ہم عالیہ کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کراچی آئی ہے۔ فاطمہ نے ہر ایک کو ہدایت کی کہ ان دونوں کے بارے میں معلوم کر کے اسے جلد از جلد اطلاع دی جائے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ میں نے اس کی کار کی اس کھڑکی سے جہاں سے وہ اپنا سر نکال کر مجھے دیکھ رہا تھا خون بہتا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے یہ خیال آتے ہی فاطمہ سے کہا، میں نے بھاگتے وقت کار پر خون بہتے دیکھا تھا اس کا، شاید شرافت علی کی چلائی ہوئی گولی کارگر رہی تھی، وہ زخمی ہو چکا ہے اور اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے، کسی ایسی جگہ تلاش کرو اسے جہاں وہ طبی امداد کے لیے جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے جس کلینک میں جیرالڈ کو رکھا گیا تھا یا اسی قسم کے کسی دوسرے کلینک میں، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا نا۔ اوہ جناب عالی، یہ بات اب بتا رہے ہیں آپ مجھے، یہ تو اسی وقت بتانا چاہیے تھا آپ کو، ہم یہاں آنے کے بجائے پہلے وہیں جاتے سیدھے۔ خیر میں پتہ کرتی ہوں، ویسے اب کسی ایسی جگہ ملنے کی امید تو اس کی کمی ہے، اگر زخم معمولی ہوا تو وہ اب تک بینڈیج وغیرہ سے فارغ ہو کر جا بھی چکا ہوگا، ہاں اگر مہلک زخم آیا ہے تو ممکن ہے مل ہی جائے کلینک میں۔ فاطمہ نے جواب دیا اور دوبارہ ٹیلی فون اٹھا کر مطلوبہ کلینک کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس نے باری باری 3 جگہ ٹیلی فون ملایا، تیسری جگہ سے اسے معلوم ہوا کہ وہ خود تو وہاں نہیں پہنچا تھا، البتہ ایک ڈاکٹر کو اس نے اپنے گھر بلایا ہے جو ابھی تک واپس نہیں آیا۔ فاطمہ نے فوراً پوچھا، کون سے گھر بلایا ہے، مجھے بتاؤ جلدی سے۔ وہ خاموش ہو کر دوسری طرف سے جواب سنتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے لیکن اس ہدایت کا اطلاق مجھ پر نہیں ہوتا، جلدی بتاؤ، مجھے بے حد اہم بات کرنی ہے اس سے، اس کا ملنا بہت ضروری ہے اس وقت۔ چند لمحے بعد وہ بولی، ٹھیک ہے شکریہ، کسی اور کو اب یہ پتہ مت بتانا۔ ریسیور رکھ کر وہ بولی، لے جناب عالی، مل گیا اس کا پتہ، اب دیکھیں کتنی مہلت زندگی نے اسے اور دے رکھی ہے۔ میں نے کہا، چلو اس کا پتہ مل گیا تو چل کر اس کی مزاج پرسی کر لیں ہم، عالیہ سے ملاقات ہو جائے گی وہاں ہماری۔ ابھی نہیں یار، ابھی تو دن کا اجالا خوب پھیل چکا ہے، ایسے کام کے لیے یہ وقت بالکل مناسب نہیں ہے، رات ہونے کا انتظار تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ شرافت نے کہا، اس دوران اس کا انتظام کر لیں گے ہم کہ وہ نکل کر بھاگ نہ سکے کسی بھی طرف سے۔ یار کرتے تو ہم ہمیشہ یہی ہیں، اپنی دانش میں تو سارے ہی راستے بند کر دیتے ہیں اس کے فرار کے، اس کے باوجود وہ نکل ہی بھاگتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ عیاری اور مکاری میں اسے ہم پر برتری حاصل ہے شرافت علی، وہ ہر جگہ فرار کا راستہ سب سے پہلے بنا کر رکھتا ہے، مگر ہم بھی جونک بن کر چمٹ گئے اس کی جان کو، آخر وہ کب تک بھاگتا رہے گا، ایک نہ ایک دن تو ہمارے ہاتھ آئے گا ہی۔ فاطمہ بولی، شرافت علی ٹیلی فون ڈائریکٹری لا کر دو کہیں سے، میں اس میں اس کا ٹیلی فون نمبر تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ کیوں؟ کیا آپ ٹیلی فون پر خیریت دریافت کرو گی اس کی؟ مگر اس طرح تو وہ چوکنا ہو جائے گا اور وہ جگہ چھوڑ دے گا۔ نہیں جناب عالی، اتنی بے وقوف نہیں ہوں میں کہ اس سے بات کروں گی ٹیلی فون پر، میں ذرا عالیہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں یہ بات تو بہت اچھی سوچی ہے تمہیں، اس سے ضرور بات کرو اور اسے کہو کہ وہ آئزک کو نکلنے نہ دے وہاں سے۔ وہ بولی، یہی کہنا چاہتی ہوں میں بھی اسے، اگر اس کا تعاون حاصل ہو گیا ہمیں تو سمجھو آج آئزک سے جان چھوٹ گئی ہماری، ممکن ہے قدرت نے اسے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہو یہاں۔ ہاں شرافت علی، وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری؟ شرافت اس کی بات کاٹ کر بولا، یہاں تو ڈائریکٹری نہیں مل سکے گی، میں کہیں سے ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ کسی سے ڈائریکٹری مانگ کر لے آیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے تگدو کے بعد ہم مطلوبہ ٹیلی فون نمبر تلاش کرنے میں آخر کامیاب ہو ہی گئے۔ نمبر مل جانے کے بعد طے یہ ہوا کہ فردوسی یا آسیہ میں سے کوئی وہ نمبر ملائے گا اور رابطہ ہونے کے بعد عالیہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کرے گا۔ اگر فون اٹھانے والا اس کا نام معلوم کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنا نام وردہ بتا دے۔ لہٰذا آسیہ نے فون اپنے آگے کھینچ کر آئزک کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے پر اس نے حسب ہدایت ڈاکٹر عالیہ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو توقع کے مطابق دوسری طرف سے اس کا نام معلوم کیا گیا۔ جواب میں وہ بولی، میں وردہ بول رہی ہوں، لیکن یہاں تو ڈاکٹر عالیہ نامی کوئی خاتون نہیں رہتی، میرا خیال ہے آپ نے غلط نمبر ڈائل کر دیا ہے۔ جی تو کیا یہ نمبر نہیں ہے یہ؟ آسیہ نے نمبر دہراتے ہوئے کہا، جی ہاں نمبر تو یہی ہے، لیکن یہاں اس نام کی کوئی خاتون نہیں رہتی، آپ کو شاید کسی نے غلط نمبر دیا ہے۔ اوہ مگر وہ یہاں رہتی نہیں ہے، آج صبح ہی آئی ہیں کہیں اور سے۔ ارے تو یوں کہے نا، آپ ان ڈاکٹر صاحبہ کو پوچھ رہی ہیں نا جو اسحاق صاحب کے پاس آئی ہیں؟ ہاں میں انہی کو پوچھ رہی ہوں، ڈاکٹر عالیہ نام ہے ان کا، کیا تمہیں ان کا نام نہیں معلوم؟ آسیہ نے کہا، ہاں بی بی نام تو مجھے معلوم نہیں ہے ان کا، انہیں تو سب یہاں ڈاکٹر ہی کہتے ہیں۔ وہ جی ابھی کو 10 منٹ ہوئے کہیں چلی گئی ہیں، وہ جو ڈاکٹر صاحب آئے تھے نا اسحاق صاحب کے ہاتھ کی پٹی کرنے، ان کے ساتھ گئی ہیں وہ۔ اچھا یہ اسحاق صاحب کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ پٹی کرانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی انہیں؟ کل تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔
पता नहीं जी, सुबह जब वो डॉक्टर साहब को लेकर आए थे तो उनके हाथ में रुमाल लिपटा हुआ था जो खून से तर हो रहा था। अब कहाँ है वो? क्या वो डॉक्टर आलिया के साथ कहीं गए हुए हैं? नहीं जी, वो तो अपने कमरे में है। उन्हें डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने को कहा है। डॉक्टर आलिया कब तक आएंगी, कुछ पता है तुम्हें? नहीं जी, ये तो मुझे नहीं मालूम। हम नौकर लोग किसी से पूछ तो नहीं सकते ना कि वो कब वापस आएगा। मालिक लोग बस जो कुछ बता देते हैं, बस उतना ही पता होता है हमें। आपको कुछ कहना तो बता दें, वो आएंगी तो मैं बता दूंगा उन्हें। 1 मिनट ठहरो, मैं भी तुम्हें बताती हूँ, आसिया ने उससे कहा और माउथपीस पर हाथ रखकर उससे होने वाली गुफ्तगू की तफसील बताने के बाद पूछा, अब बताएं मैं उससे क्या कहूँ? क्या कोई पैगाम देना है आलिया के लिए? फातिमा बोली, नहीं भाई, ऐसी कोई हिमाकत ना करना। लाओ रिसीवर मुझे दे दो, मैं बात करती हूँ उससे, शायद कोई काम की बात उगल दे वो। आसिया ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने रिसीवर कान से लगाकर कहा, कमाल है, तुम्हारे साहब कैसे आदमी हैं, अपने मुलाजमीन को भी कुछ नहीं बताते। अगर उनकी अदम मौजूदगी में कोई मेहमान आ जाए तो फिर क्या करते हो तुम? तुम्हें तो बड़ी परेशानी होती होगी उस वक्त। वो हंसकर बोला, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। साहब और बेगम साहिबा जब जाते हैं कहीं तो मुझे सब कुछ बताकर जाते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मगर आपने तो मुझसे साहब के मेहमान के बारे में पूछा है ना, उनके बारे में तो मुझे कुछ जानने की जरूरत ही क्या है। हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। ये इजहाक साहब कब से मेहमान है तुम्हारे साहब के यहाँ? फातिमा ने अपनायत से पूछा, यही कोई हफ्ता भर हुआ नहीं यहाँ आए हुए। पहले कभी कभी आते थे थोड़ी देर को सिर्फ मिलने के लिए। 1 हफ्ते से यहीं डेरा डाले पड़े हैं। पर आप क्यों पूछ रही हैं जी, आपका क्या ताल्लुक है इससे? उसने बोलते बोलते एकदम लहजा बदलकर सवाल कर डाला। मैं रिसीवर के करीब कान रखे उसकी बात सुन रहा था। उसके अंदाज से साफ मालूम हो रहा था कि उसे अचानक किसी खतरे की बू महसूस होने लगी थी। उसे एहसास हो गया था शायद कि उसकी जुबान कुछ बेतुकी सी चल पड़ी है। फातिमा को भी इसका एहसास हो गया था, लिहाजा उसने उसे मुतमईन करने के लिए जल्दी से कहा, अरे तुम तो खामखा डर रहे हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम इत्मीनान रखो। मैंने तो इसलिए पूछा था इज़हाक साहब के बारे में कि मुझे ये सुनकर हैरत हुई थी कि वो तुम्हारे साहब के यहाँ 1 हफ्ते से मेहमान है। तुम खुद ही बताओ, क्या ये हैरान होने वाली बात नहीं? जिस आदमी की यहाँ इस शहर में कोई दर्जन भर कोठियां और बंगले खाली पड़े हों और उनमें नौकर चाकर ऐश कर रहे हो, वो खुद हफ्ते भर से किसी और का मेहमान बना पड़ा है। क्यों, है ना ये हैरत वाली बात? मुझे तो ये आदमी कभी अच्छा नहीं लगा। वो शायद फातिमा की बातों से मुतमईन हो गया था। बोला, अच्छा तो आप भी जानती हो उन्हें? आदमी तो वो सचमुच अच्छा नहीं लगता। यहाँ रहता तो मेहमानों की तरह है, आया भी मेहमान बनकर ही है, मगर हर एक पर हुक्म यूं चलाता है जैसे इस घर का मालिक वही हो और सब लोग उसके गुलाम हो। अच्छा, क्या तुम्हारे साहब और बेगम साहिबा उसको मना नहीं करते ऐसा करने से? वो क्या कहेंगे, वो दोनों तो खुद उसके आगे भीगी बिल्ली बने रहते हैं, यूं लगता है जैसे वो नौकर हो उसके। अच्छा, हालांकि डॉक्टर आलिया के सामने तो वो खुद भीगी बिल्ली बना रहता है। फातिमा ने मायनेखेज अंदाज में कहा, वो तो जी मुझे पता नहीं, मैंने उन्हें आज से पहले देखा नहीं कभी, वो भी बस कोई आधे घंटे ही रुकी थी। इतनी देर में क्या अंदाजा हो सकता है? फिर वो बौखलाए हुए अंदाज में बोला, वो शायद कोई आ रहा है इधर, मैं फोन रख रहा हूँ। इसके साथ ही उसने रिसीवर कर्नल पर डाल दिया था। फातिमा ने भी फोन रखते हुए कहा, बेकार में ही वक्त बर्बाद किया मैंने भी, इसे शायद कोई ऐसी बात मालूम ही नहीं, कोई बेजरर और बेवकूफ सा मुलाजिम है वो। तुम क्या समझ रही थी, क्या वो कोई अहम बात जानता भी होगा? एक मामूली मुलाजिम से काम की बात मालूम हो सकती थी भला? आप जानते नहीं जनाब आली, ये मामूली किस्म के घरेलू मुलाजिम दरअसल घर के भेदी होते हैं। जब कभी 2-4 घरों के मुलाजिम कहीं यकजा हो जाएं, तो फिर इनके दरमियान होने वाली बातें सुने आप, कैसे कैसे राज है सरबस्ता से पर्दे उठाते हैं अपने अपने मालिकान के। मेरा ख्याल तो ये भी इसी किस्म का मुलाजिम है और मैं इसे बातों में लगाकर आइजक के आइंदा मंसूबे के बारे में कुछ मालूम कर लूंगी। लेकिन लगता है वो लोग बहुत ही ज्यादा एहतियात करते हैं और मुलाजमिन को इतनी दूर रखते हैं कि उनके कानों में भिनक भी ना पड़ सके उनके किसी प्रोग्राम की। मैंने कहा, चलो मिट्टी डालो इस पर अब, और तुम किसी न किसी तरह आलिया से राब्ता करने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है। आखिर हमें उस वतन फरोश, बेजमीर और बेदीन डॉक्टर धुम्मन के वजूद से इस धरती को पाक करना है। इसके लिए आलिया का ताउन निहायत जरूरी है। इसकी आप फिक्र न करें, बहुत जल्द उनसे राब्ता हो जाएगा हमारा। सुबह की झड़प के बाद तो उन्हें यह मालूम हो ही चुका होगा कि हम दोनों आइजक के खिलाफ खुलकर मैदान अमल में आ चुके हैं। चुनाचे मुझे कामिल यकीन है कि वो खुद ही हमसे राब्ता कायम करने को बेचैन होंगी। वो खुद तलाश कर रही होंगी हमें। अभी उन्हें ज्यादा देर नहीं हुई, 1-2 घंटे बाद जब मैं अपने लोगों को कॉल करूंगी तो कहीं ना कहीं से उनका कोई पैगाम या उनकी सरगर्मियों के बारे में कोई इत्तला जरूर मिल जाएगी। इसके बाद हम बासानी राब्ता कायम कर सकेंगे उनसे, फातिमा ने मुझे समझाते हुए कहा। फातिमा का अंदाजा सही साबित हुआ था। 1 घंटे के बाद उसने जहां टेलीफोन किया था वहां से उसे पहली इत्तला यही मिली थी कि आलिया उसको तलाश कर रही है। वो जहां जाती है वहां से उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी ने उसे उसके मुतालिक कुछ नहीं बताया है। चूंकि सब जानते हैं वो आइजक की मेहमान है और उसी के वहां से फातिमा का खोज लगाती फिर रही है।
फातिमा ने उन्हें हिदायत की कि वो हर 1 घंटे के बाद उन्हें टेलीफोन करती रहेगी। आलिया अगर वहां आए तो उसे रोक लिया जाए वहीं और उसे अपना दोस्त ही समझा जाए। इसके बावजूद शाम तक आलिया से राब्ता कायम ना हो सका। वो किसी जगह एक बार जाने के बाद दोबारा उधर नहीं गई। इसकी वजह उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती थी कि उसे हमारे दोस्तों और दुश्मनों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो नहीं जानती थी तंजीम के जिन लोगों से वो मिल रही है उनमें से कौन कौन हमारा दोस्त और बहीखा है और कौन कौन दुश्मन है हमारा। उसके ख्याल के मुताबिक तो वो सभी हमारे दुश्मन थे जिन्होंने उसके पूछने पर हमारे बारे में अपनी लालमी का इजहार किया था। उसे अगर ये पता चल जाता कि उनमें से बहुत से लोग उसे दुश्मन जानकर किसी किस्म की इत्तला फराहम करने से कतरा रहे हैं तो वो दोबारा बल्कि बार बार उनके पास जाती और उन्हें अपने बारे में हर तरह से मुतमईन करके हमारा पता ठिकाना मालूम करने की कोशिश करती। रात होने लगी थी और हमारे पास आलिया को तलाश करने से ज्यादा जरूरी काम इसराइली कुत्ते आइजक के नापाक वजूद से इस धरती को पाक करने का था। चुनांचे हमने फिलहाल ये काम मुलतवी करके पूरी तवज्जो उस ऑपरेशन के इंतजामात पर मरकूज कर दी जो आइजक के सिलसिले में करने जा रहे थे हम। उस रात हमने उस खबीस के लिए फरार का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। दिन में मैं, अनवर कमाल, शराफत अली अपनी तारीख शीशों वाली कार में उस मकान को चारों तरफ से घूम फिरकर अच्छी तरह देख आए थे। हमने वहां की एक एक गली को अच्छी तरह देख लिया था और जिधर भी कोई ऐसी जगह दिखाई दी जहां से किसी के बच निकलने का जरा भी शुबा हुआ था हमने उसे नजरों में रख लिया था और प्लानिंग करते वक्त ऐसी तमाम जगहों पर निगरान मुकर्रर करके उन्हें सख्ती से हिदायत कर दी थी कि उनके गिरदोपेश हालात कैसे ही क्यों ना हो जाएं, वो अपनी जगह उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें ऐसा करने का इशारा नहीं दिया जाए। मकान की छत ऐसी थी कि वहां किसी हेलीकॉप्टर के उतरने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। इसके बावजूद हमने हेलीकॉप्टर की मदद हासिल करने के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया था और मकान के आगे पीछे दोनों तरफ 2 गाड़ियों में 3-3 आदमी इसलिए बिठा दिए गए थे कि अगर वहां हेलीकॉप्टर आए और वो रस्सी की सीढ़ी फेंककर आइजक को निकालने की कोशिश करे तो वो इस कोशिश को कामयाब ना होने दे और उस हेलीकॉप्टर को मार गिराने की कोशिश करें। इस मकसद के लिए 2 आदमियों को मशीन गने और रॉकेट लॉन्चर फराहम करने का इंतजाम किया गया था। ये सारा असलहा और आदमी शराफत अली ने फराहम किए थे। रात के पहले पहर या मगरिब के बाद अंधेरा फैलते उस मकान की निगरानी शुरू कर दी गई थी और वहां आने जाने वालों पर सख्ती से निगाह रखी जाने लगी थी। ये बात हमारे लिए बायसे तमानियत भी थी और हैरान कुन भी कि उस मकान की हिफाजत के लिए वहां कोई दरबान तक नहीं था। मैंने इस बात पर अपनी हैरानी का इजहार करते हुए फातिमा और शराफत अली से कहा था, क्या ये बात अजीब नहीं लगती तुम लोगों को कि यहाँ कोई दरबान तक नहीं है और न ही इस मकान की हिफाजत का कोई और मुतबादिल बंदोबस्त किया हुआ है? ऐसे गैर महफूज मकान में आइजक कैसे रह रहा है? ये भी उसकी कोई चाल ही मालूम होती है। इस तरह वो हमें ये तासुर देना चाहता है शायद कि ये एक गैर महफूज और गैर अहम जगह है। उस जैसा मुहाफिजों के हुजूम में घिरा रहने वाला आदमी यहाँ नहीं हो सकता। अगर हमें अपने किसी और जरिए से पता मिला होता तो यहाँ आकर और ये सूरत देखकर हम कभी ये तस्लीम करने को तैयार ना होते कि आइजक कभी यहाँ कदम भी रख सकता है। हमने यहाँ टेलीफोन करके तस्दीक भी कर ली इस मकान में उसकी मौजूदगी की। फिर अब शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फातिमा ने जवाब दिया,